नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2024 को एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, वो प्रोनाउंस किया है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 2531 to 2532 of 2024 जो अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर्स 10504 to 10505 और 2023। इसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट का ये केस है। तो इसमें इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल क्वेश्चन है उसको डिसाइड किया है। हम सिंपल वर्ड्स में पहले समझते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं और अगर उस प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद जो मींस जो इन्फॉर्मेशन है वो मजिस्ट्रेट को डिले के तौर पे मींस काफ़ी देरी के बाद वो इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे में क्या पूरी प्रोसीडिंग्स विशिएटेड हो जाएगी, मींस स्पॉइल्ड हो जाएगी, ऐसे की सारी जो प्रोसीडिंग्स है तो खराब हो जाएगी। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिसाइड किया है कि क्योंकि इससे पहले जो जजमेंट्स आई थी वो हाई कोर्ट्स की आई थी, उसमें जो 2 ओपिनियंस आए थे। एक तो पहले एक में कहा था, एक कुछ हाई कोर्ट्स ने इसमें ये बताया था कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को सीज करते हैं और अगर मजिस्ट्रेट को देरी से जो इन्फॉर्म किया जाता है, जो सूचना मजिस्ट्रेट को देरी से दी जाती है, तो ऐसे में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विशिएटेड मानी जाएंगी, मींस वीकेंड मानी जाएगी, खराब मानी जाएंगी। और कुछ हाई कोर्ट्स ने ये निर्णय दिया था कि सिर्फ ये एक प्रकार की मटेरियल इरेगुलरिटी है, इलीगलिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो क्वेश्चन को डिसाइड किया है। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और जो फैक्ट्स क्या थे इस केस के वो भी हम इस जजमेंट में समझेंगे। तो देखिए, ये अपील थी वो अराइजेस हुई थी एक जो इन्फॉर्मेंट द्वारा इन क्राइम नंबर सो एंड सो, जिसमें इम्पिंज्ड ऑर्डर आया था 9 अगस्त 2023 का, जिसमें क्रिमिनल मींस पिटिशंस के नंबर्स बताए गए हैं, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने अलाउ कर दिया था क्लेम ऑफ रिस्पोंडेंट्स अक्यूज्ड को। जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स हैं उनका जो उन्होंने 482 सीआरपीसी में एक पिटीशन डाली थी, तो यहाँ पर उनकी जो प्रेयर थी वो एक्सेप्ट कर ली थी और इनको मींस जो पुलिस ने जो अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिया था। तो अब रिस्पोंडेंट्स ने वहाँ पर हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी की पिटीशन डाली थी, तो यहाँ और उनकी जो प्रेयर एक्सेप्ट कर ली गई थी, तो डी फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स का एक डायरेक्शंस इशू हुई थी जो कि रिस्पोंडेंट्स के फेवर में गई थी। और यहाँ पर बताया है कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि डी फ्रीजिंग ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड that there was a delay on the part of the police in reporting the seizure of the jurisdiction matter magistrate। तो यहाँ पर माननीय जो उच्च न्यायालय हैं मींस हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, वहाँ पर जो रिस्पोंडेंट ने एक 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाली थी क्योंकि उनके जो अकाउंट्स हैं वो पुलिस ऑफिसर ने सीज कर दिए थे और इस ग्राउंड पे जो उनकी जो प्रेयर थी वो एक्सेप्ट कर ली थी हाई कोर्ट ने कि एक डिलेनेस हुई थी मजिस्ट्रेट मींस पुलिस ऑफिसर की तरफ से, जो कि रिपोर्ट देनी चाहिए थी मजिस्ट्रेट को, वो इमीडिएट नहीं दी गई थी बल्कि कुछ दिनों के बाद दी गई थी। वो अब देखेंगे 18-20 दिन जो भी दिन थे वो हम इसके जो फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो इस ग्राउंड्स पे जो है रिस्पोंडेंट्स को मींस रिलीफ थी वो प्रोवाइड कर दी गई थी। तो अब उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट हैं उन्होंने आगे अपील डाली थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें रिस्पोंडेंट्स को रिलीफ ग्रांट कर दी थी। आगे बढ़ते हैं हम इस जजमेंट पे। तो फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लॉ था वो जो भी स्पेशली पिटीशन होती है उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो सेट किया जाता है, तो यहाँ पर भी मींस सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ लॉ है, ना कि कोर्ट ऑफ फैक्ट्स है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया। वो क्या था कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सीजर्स
फोर्थविट मींस इमीडिएटली। अगर कोई भी जो पुलिस है वो सीज करती है, उसको अगर नॉन रिपोर्ट मींस ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करती है अंडर 102(3) सीआरपीसी में, तो उसके क्या परिणाम होंगे। फिर मोर स्पेसिफिकली अब एक उसी क्वेश्चन को रीफ्रेम्ड किया, तो ये बताया, ये ड्राफ्ट किया क्वेश्चन को कि क्या जो डिले होगी रिपोर्ट करने की, जो सीजर्स जो सीज मींस पुलिस जो है वो सीज करती है किसी प्रॉपर्टी को, अगर वो डिले की जाती है सीज प्रॉपर्टी को, मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट जो की जाती है वो उसको अगर डिले किया जाता है, तो क्या इससे सीजर जो है वो विशिएट हो जाएगा, मींस वीकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो डिस्कशंस की हैं और जजमेंट में डिस्कस किया है। अब कोर्ट ने रिसर्च की और पाया कि कोई अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कभी निर्णय नहीं दिया था, लेकिन जो हाई कोर्ट्स के जो प्रोनाउंसमेंट्स आए थे उसको माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट ने उन पे मींस रिव्यू किया, मींस उनको देखा और उस क्वेश्चंस को जो कि मींस जो कन्फ्रंट करते थे इस क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि दो प्रिवेलिंग स्टैंड्स थे हाई कोर्ट्स के। पहला एक कुछ सेट ऑफ केसेस जो ये कहते थे कि अगर कोई जो रिपोर्ट को डिले किया जाएगा मजिस्ट्रेट को, तो उससे इप्सो फैक्टो मींस अपने आप जो है सीजर ऑर्डर है वो विशिएट हो जाएगा। मींस सीजर ऑर्डर जो है विटिएट हो जाएगा, मींस जो सीजर ऑर्डर है वो वीकन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा अगर कोई भी जो रिपोर्ट जो की जाती है पुलिस की साइड से मजिस्ट्रेट को, अगर उसमें देरी होगी तो। और कुछ हाई कोर्ट्स का ये व्यू था कि जो रिपोर्ट को अगर डिले किया जाता है तो एक प्रकार की एक इरेगुलरिटी होती है, इससे कोई सीजर ऑर्डर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को माननीय मींस दो कॉन्फ्लिक्ट्स थे हाई कोर्ट के जजमेंट्स में, तो अब मींस जो कुछ हाई कोर्ट्स ने जो निर्णय दिया था कि इससे जो सीजर ऑर्डर जो है वो विशिएट हो जाएगा, उनका ये ग्राउंड्स थे कि 102(3) सीआरपीसी जो ये कहता है कि सीजर जो है वो फोर्थविट इमीडिएटली जो है मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी है और ये नॉन नेगोशिएबल है। तो इसकी अगर कोई भी ब्रीच करेंगे इसकी वजह से तो जो स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है वो खराब हो जाता है। तो जो वर्ड जो शेल यूज किया गया है 102 के अंदर, तो वो साफ साफ ये कहता है कि अगर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पुलिस की साइड से नहीं होगी तो इससे इफेक्ट पड़ता है। तो मीन्स ये ओपिनियंस बताए थे। और दूसरा रीजनिंग ये बताई थी जो उनके जो हाई कोर्ट्स थी वो ये कहती थी सिर्फ ये मटेरियल इरेगुलरिटी है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उनके अपना ग्राउंड्स जो हैं वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं। अब दोनों के जो ग्राउंड्स को मीन्स जो हाई कोर्ट्स ने अपने अपने ग्राउंड्स बताए थे उनको कोर्ट ने जो है वो मींस इवेल्युएट किया। और अब इसके जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट्स थे, मींस जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री थी जो तो उसको भी यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनालाइज किया। जो सबसे पहला जो प्रोसीजर कोड था वो था 1882 का। तब उसमें जो सेक्शन था वो 523 था और वो क्या कहता था, वो बताता था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब भी प्रॉपर्टी को सीज करेगा अंडर सेक्शन 51 या फिर चोरी की प्रॉपर्टी को, तो उसको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा। 1898 में भी जो है जो था वो सेक्शन 550 बता दिया गया था। और 1973 में जो था वो 102 के अंदर डाल दिया गया था, जो ये कहता था पावर पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। तो इस सेक्शन में ये लिखा था कि जो भी हर पुलिस ऑफिसर जो भी सीज करेगा शैल फोर्थविट, तो ये वर्ड यूज किया गया फोर्थविट मींस इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे दिन नहीं बताया गया कितनी जल्दी। फोर्थविट मींस इमीडिएटली। तो जो भी प्रॉपर्टी सीज करेगी जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में सीज की जाएगी उसे जो है वो रिपोर्ट करना जरूरी है। और 1973 का भी कानून था। अब जो नया कानून आ रहा है 2023 में जो अब इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2024 का, तो उसको भी वो जो कि सेक्शन जो है वो 106 बन जाएगा।
अब माननीय जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो 1882 में भी ये कहा था कि प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करेंगे, तो वो 1882 के कोड में भी देखने को मिलता है। और लेकिन जो प्रोविजन 1898 कहा था, ये प्रोविजन जो था वो एब्सेंट था। तो उसमें सिर्फ इतना बताया था कि सीजर्स ऑफिसर जो हैं वो अगर कोई बिलो द रैंक ऑफ ए ऑफिसर इंचार्ज होंगे तो फिर वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने सुपीरियर को बताएं सीज प्रॉपर्टी को। लेकिन जो 102 सब सेक्शन 3 आ गया था, तब ये उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, तभी ये क्लॉज डाला गया था कि इसे री इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इस अमेंडमेंट में। तो उसमें बताया था कि ऑब्लिगेशन है पुलिस ऑफिसर को कि वो मजिस्ट्रेट को इनमें से रिपोर्ट करें, जो कि 1882 में भी था। लेकिन 1973 का जो प्रोविजन था उसमें उस वक्त तक कोई नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट में 1978 में अमेंडमेंट लाई गई थी। मींस तब एक सब सेक्शन 3 था वो इंसर्ट कर दिया था, जिसमें पुलिस को पावर दी गई थी कि वो एक बॉन्ड लेंगे पर्सन से, कि वो अंडरटेक करेंगे कि वो प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करेंगे। फिर कहा कि जो सेक्शन 457 सीआरपीसी है, 459 सीआरपीसी है, वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि जो भी पुलिस सीजर करती है प्रॉपर्टी को वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे, जो भी जरूरी होगा। लेकिन जो प्रोविजन 102 सब पार्ट 1 है वो सब्सटेंशिएटिव पावर से पुलिस को ऊपर बनती है कि वो सीज्ड करे जो क्राइम से लिंक होगा। तो ऐसे में कोई मींस ऑफिसर्स के ऊपर एक कॉन्सिक्वेंट ड्यूटी नहीं बनती है कि वो रिपोर्ट करें जो सीजर्स जो है वो जिन्होंने किया है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें इसके बारे में। ऐसा कुछ पावर नहीं दी गई है 102 के अंदर। और सेक्शन 523 जो 1882 का था उसमें भी पावर थी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए जो कि क्राइम से लिंक होगी। तो ये जो कि ड्यूटी बनती है जो प्रॉपर्टी को सीज की जाती है मजिस्ट्रेट को इन दिस सेम प्रोविजन। और से जो प्रोविजन 1898 का जो कोड था और 1973 का कोड था, सिर्फ ये कहता था कि जो पावर थी सीज्ड की उसमें कोई एक प्रकार की ड्यूटी नहीं बनती सीजिंग ऑफिसर को कि वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी जो कि 1978 में आ गया था। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक तरह का लैक्यूना था लॉ में, जिसे ओवरकम करना था, जिसे दूरी मतलब उससे पूरा करना था। तो तभी 1978 में एक प्रकार का अमेंडमेंट आया था और कई डिसीजंस आए थे जो कि ये बताते थे कि जो रिपोर्ट करना है मजिस्ट्रेट को, ताकि जो डिस्पोजल है सीज प्रॉपर्टी का वो किया जा सके आइदर जैसे सुपेदारी के तौर पे और जिसमें पेंडिंग होती है केस में इन्वेस्टिगेशन में अंडर सेक्शन 457 सीआरपीसी में, जिससे फर्दर रीइंफोर्स आवर व्यू, जिससे कोर्ट को फर्दर रीइंफोर्स हुआ कि जो लेकुना का था जो व्यू था उसको फिक्स किया जा सके। और अब यहाँ पर बताया कि एक क्वेश्चन था कोर्ट ने यहाँ पर कंसिडर किया कि जो वैलिडिटी क्या सीजर ऑर्डर की, अगर कुछ जो अगर रिपोर्ट की जाती है क्या एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है। तो कोर्ट ने यहाँ पर व्यू दिया कि जो वैलिडिटी है पावर की सेक्शन 102 एक सीआरपीसी की, वो डिपेंड नहीं करती है कि वो कंप्लाई करे पुलिस ऑफिसर की जो कि एक ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है 102 सब पार्ट 3 के अंदर, क्योंकि 102 सब पार्ट 1 करता है कि से प्रॉपर्टी को सीज करना, 102 सब पार्ट 3 बनता है कि रिपोर्ट करना। तो वैलिडिटी थी एक्सरसाइज की पावर की, वो क्वेश्चन की जा सकती है सिर्फ कुछ क्वेश्चन की जा सकती है या तो फिर जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड्स पे या फिर मेरिट्स ऑफ द मैटर पे। और अब यहाँ पे बताया कि जो ऑर्डर ऑफ सीजर था वो उसे चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि जो सीजरिंग ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। और 102 पार्ट 1 जो है वो सीज्ड आइटम कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करता है डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर। और जो प्री रिक्वेस्ट पावर थी 102 की, वो ये कहती थी कि एक डायरेक्ट लिंक होना जरूरी है प्रॉपर्टी टेंटेड प्रॉपर्टी का और अलेज्ड ऑफेंस के बीच में। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऑब्लिगेशन बनती है कि वो रिपोर्ट करें कि
सीजर को मजिस्ट्रेट को मीन जो प्रॉपर्टी सीज किया जाती है मजिस्ट्रेट को, वो एक ना तो कोई जुरिस्डिक्शनल प्रीरिक्विजिट बनता है और ना ही एक्सरसाइज की जाती है पावर को जो कॉम्प्लायंस बनता है कि जो ऑब्लिगेशन को रिपोर्ट करना हो। तो अब एक सेक्शन एक और है 105 ECRPC का, जो कि सिमिलर पावर्स दी गई हैं सीजर्स और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी को। और सेक्शन 105 E सब पार्ट 1 जो है वो सब्सटेंशिएटिव पावर देता है कि वो सीज्ड करें जो सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर बताए गए हैं सेक्शन के अंदर। और सब सेक्शन 2 जो सब सेक्शन 105 E डिक्लेयर करता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो ये कहता है कि shall have no effect under this order is confirmed by the order of the said court within the period of the 30 days of his made। तो उस सेंस में ये कहा गया कि जो ऑर्डर ऑफ सीजर जो है वो अपना मींस अफेक्ट दिखाएगा और लीगल फोर्स होगा और सब्जेक्टेड टू द फर्दर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है जो सीजर ऑर्डर जो है कंफर्म किया जाएगा कोर्ट द्वारा। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा अदर प्रोविजंस भी हैं 1973 के कोर्ट के, वो भी सिमिलर प्रोविजंस के ऊपर बताते हैं कि वो जो पुलिस ऑफिसर जो है अपने एक्शंस को रिपोर्ट करते हैं जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 157 CRPC ये कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन जो मिलती है जो FIR से रिलेटेड है, जो पुलिस कंप्लेंट से रिलेटेड है, वो ये कहता है कि जब इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को, अगर उन्हें लगता है कि कोई कमीशन ऑफ द ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा उस मींस जो सेक्शन का भी जो लाइंस को हाईलाइट किया कि ही शैल फॉरथविट सेंड अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट को भेजेंगे। और 102(3) CRPC का और सेक्शन 157 कोई भी नहीं बताता है, कुछ दोनों सेक्शन ये नहीं कहते कि अगर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर कोई फेलियर होता है पुलिस की साइड से, अगर वो रिपोर्टेड ऑब्लिगेशन को रिपोर्ट नहीं कर पाते, अगर मींस अगर वो रिपोर्टेड ऑब्लिगेशंस को नहीं बता पाते, रिपोर्ट कर पाते, तो फिर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर कोर्ट ने कहा 157 CRPC वो पारमेट्री का है विद सेक्शन 102(3) CRPC। तो अब यहाँ पर अब इस रेलेवेंट प्रोविजन को कहा कि देखिए अगर कोई FIR रजिस्टर्ड होती है उसमें देरी हो जाती है तो क्या ये ग्राउंड बनता है। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि डिले रजिस्टरिंग FIR है, उसको FIR देरी से हुई है तो इस ग्राउंड पे आप उसे क्वैश कर दो। और जहाँ फिर FIR में जो मजिस्ट्रेट को देरी से बताई गई है तो इससे भी कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि इसे FIR को नलीफाई कर दिया जाए। और इन सब जो है वो लीगल इश्यूज थे, वो उन सबको कोर्ट ने यहाँ पर अपने ऑर्डर पे डिस्कस किया। तो यहाँ पर फोर्थविट की जो डेफिनेशन थी उसको भी कोर्ट ने डिस्कस किया। फोर्थविट का बताया कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है, जजमेंट्स क्या कहती हैं। फोर्थविट का यही बताया कि इमीडिएटली मींस कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है इसमें। तो अब हम इसके फैक्ट्स के ऊपर चले देख लेते हैं क्या थे इसके फैक्ट्स। और फोर्थविट का डेफिनेशन भी बताया इमीडिएटली, as soon as may be। तो अब इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के बाद मींस कोर्ट ने यहाँ पर ये बताया कि कोई देरी से इन्फॉर्म करने से ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी मींस जो प्रोसेस है वो विशिएट हो जाए। तो मींस हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया था। अब फैक्ट्स क्या थे, यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने एक अपना ऑर्डर प्लेस किया था 47 केरला मॉडल गोल्ड चेन्स अपीलेट फर्स्ट मींस अपीलेट के साथ, जो कि डिलीवरी मैन है कंपनी में। और कंसिडरेशन में उन्होंने ये कहा कि वो गोल्ड चेन सप्लाई करेंगे और रिस्पोंडेंट ने कहा कि वो गोल्ड बार्स होंगे वो इक्विवेलेंट वैल्यू के देंगे। तो एलिगेशन कंप्लेंट में ये थी कि एक्सचेंज हुई थी 20 दिसंबर 2022 में और अपीलेंट को पाया कि जो गोल्ड बार जो दिए गए हैं वो एकदम फेक है। तो इसी आधार पे अपीलेंट्स जो है वो पुलिस के पास गए और FIR थी वो लॉन्च कराई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की और तफ्तीश में ये पाया है कि कुछ जो मनीज हैं वो 19,83,036 जो है वो अक्यूज नंबर 103 के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है।
और 9 जनवरी 2023 को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बैंक को का ऑर्डर दिया कि वो फ्रीज कर दो उनके बैंक अकाउंट। लेकिन जो फ्रीजिंग का था अकाउंट वो रिपोर्ट किया गया था मजिस्ट्रेट को 27 जनवरी 2023 को। और फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट ने अनसक्सेसफुली अप्रोच किया जुरिसडिक्शन मजिस्ट्रेट को कि वो जो कस्टडी ले सके सीज्ड बैंक अकाउंट्स की, लेकिन उसके बाद फॉर टेकिंग द कस्टडी ऑफ द सीज्ड बैंक अकाउंट्स, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए और 482 CRPC में जो है ओरिजिनल पिटीशन डाली और रिलीफ मांगा कि डी फ्रीज कर दिया जाए उनके बैंक अकाउंट को। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया और डी फ्रीज कर दिया बैंक अकाउंट में, और इस ग्राउंड पे कर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ सीजर था वो नॉट फोर्थविट था जो रिपोर्टेड टू द मजिस्ट्रेट। क्योंकि ऑर्डर कब किया गया था? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 9 जनवरी को सीज किया था और 27 जनवरी 2023 को था। तो यहाँ पर नॉट फोर्थविट मीन्स इमीडिएटली नहीं किया गया, मीन्स 18 दिन का डिले था यहाँ पर। तो रीजनिंग यहाँ पर कोर्ट ने, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रीजनिंग अडॉप्ट की गई है हाई कोर्ट की वो सस्टेन्ड नहीं है, मीन्स मेंटेनेबल नहीं है। जो उन्होंने अब ऊपर डिस्कशन की है डिटेल, उसके आधार पे ये उनकी जो रीजनिंग है वो नहीं है। तो दिस टेक अस टू द कॉन्सिक्वेशनल क्वेश्चन, नेमली क्या डिस्टेंस ऑफ टाइम, जो टाइम की जो दूरी है और जो कि डायरेक्ट फ्रीजिंग ऑफ द बैंक अकाउंट है, क्या उससे फिर से करना चाहिए उसको फ्रेश? तो आंसर कोर्ट ने कहा ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि अनडिस्प्यूटेडली बाय द वर्च्यू ऑफ इम्पिंज्ड ऑर्डर जो बैंक अकाउंट थे रिस्पोंडेंट के वो डीफ्रीज किए गए थे और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने अकाउंट को ऑपरेट किया और जो अमाउंट था 19,83,000 का, 19,83,036 रुपए का जो कि फ्रोज हुआ था, उसे विड्रॉ कर लिया गया था। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एंड ऑफ जस्टिस वुड बी मेट, तभी हो पाएगा जस्टिस की जो प्रोसिक्यूशन को वुड बी सर्व्ड कि अगर जो रिस्पोंडेंट हैं वो बॉन्ड है एग्जीक्यूट करें, अंडरटेक करें कि वो जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है, जो विड्रॉ किया सीज बैंक अकाउंट से, वो जुरिसडिक्शन कोर्ट में वो बॉन्ड भरें कि इन द इवेंट ऑफ कोर्ट की अगर वो पैसा जो है वो सारा मींस दे देंगे अगर जो गिल्ट है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में वो साबित होता है। तो रिस्पोंडेंट ने कहा, फिर डायरेक्शन दी कि वो अंडरटेक करेंगे कि डिपॉजिट करेंगे अमाउंट को 4 वीक्स के अंदर फ्रॉम द डेट जब ये माननीय कोर्ट जो है वो मींस जो कोर्ट है, माननीय कोर्ट नहीं, जो ट्रायल कोर्ट है, जो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन जो है वो पास करती है। तो इट नीडलेस टू से कि जो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया जाएगा उसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो जाएगा जब अगर अक्यूट पर्सन्स जो हैं वो अक्विटेड हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द ट्रायल। मींस कोर्ट ने कहा कि जो बॉन्ड जो भरेंगे, जो 19,43,000 का जो बॉन्ड था वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा अगर वो ट्रायल से बरी हो जाएंगे। अगर वो कन्विक्टेड हो जाते हैं मींस उनको दोषी कोर्ट, ट्रायल कोर्ट एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद वो उनको दोषी करार कर देती है, तो उनको सारा जो मनी है वो रिटर्न करना होगा। तो इसी ऑब्जर्वेशंस पे अपील को अलाउ कर दिया इन पार्ट पे। तो ये जजमेंट आई थी मींस 13 मई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।